बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज आप तैयार होंगे एनर्जी के साथ, क्योंकि आज आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होने वाला है। नेशनल स्टेडियम कराची में जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच होगा। और आपको पता है कि हमने अपने शो में एक स्पेसिफिक सेगमेंट डेडिकेट कर दिया है क्रिकेट के लिए। जितने दिन ये चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी और हमारा शो चलेगा तब तक ये सेगमेंट हम यहाँ पर करते रहेंगे। और दो की क्रिकेट पे हम चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें करें सुबह सुबह और आपको ये उम्मीद दिलाएं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसके लिए हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आई थिंक पाकिस्तानी कौम अब ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है, चाहे वो सियासत हो या क्रिकेट हो। हम कोशिश करते हैं अच्छी उम्मीदें बांधें, उम्मीदें बाद में टूटती हैं तो कोई बात नहीं, खैर है, अब ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो करना पड़ता है। इसके साथ साथ जी कुछ खबरें हैं और पाकिस्तान की सियासत पे बात कर लेते हैं जो तनाव का शिकार है। फ़िलहाल जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। पीटीआई और हुकूमत के इख्तलाफात तो अपनी जगह पर जूं के तूं बरकरार है, ना सिर्फ ऐवानों में बल्कि अब सड़कों पे भी नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जी नारोवाल के जलसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने और एहसन इकबाल साहब ने और दीगर लीगी रहनुमाओं ने ना सिर्फ इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की बल्कि साबिक हुकूमत की पॉलिसीज़ हो, मौशी बहरान हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, उसका ज़िम्मेदार भी पीटीआई की क़यादत को ठहराया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं ठहराया, लेकिन अब चूँकि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी जो सड़कों पे निकलने की बात की जाती है दीगर जगहों पे और अब जलसों के अंदर दोबारा से जो सिलसिला शुरू हुआ है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि डियाला जेल से ख़त पे ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया है, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए हैं। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था और जो रिश्वत ली जाती थी वो फराग होगी और पिंकी को दी जाती थी। ये भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा। अब देखना है कि पीटीआई की जानिब से ज़ाहिर एक्शन का रिएक्शन तो होता है और ये बयानात आइंदा सियासी मंजरनामे पर असर डालेंगे या नहीं। जो बयानात की घन गरज है, जलसों का जोर है, कानूनी महाज पर जो जंग है, क्या ये सब सियासी कशीदगी को मज़ीद हवा दे रहे हैं या कोई हल भी निकलेगा जिस पे हम रोज़ सुबह उठते ही दिमाग में आता है और जब आप भी सेगमेंट करने लगती हूँ मैं कि क्या इसका सोल्यूशन होगा क्या? क्योंकि जितने भी एनालिस्ट आते हैं वो यही कहते हैं कि जी बातचीत, मुज़ाकरा, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर यही चीज़ें होती हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जमहूरी अमल को मुस्तहकम रखने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई कबल अज़ वक्त इंतखाबात और हकीकी आज़ादी के बयानिए पर कायम है। ये मामला किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, इस पर हम तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच गुल साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी शुक्रिया जी। इम्तियाज़ गुल साहब, ये कल नारोवाल में जलसा हुआ, इससे पहले भी मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब थी तालिबा की, उनसे खिताब किया और उन्होंने टारगेट भी किया। उन्होंने कहा जी जिस यूथ को ये कह रहे थे कि इंगेज करेंगे उस यूथ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब इनकी जो पॉलिसीज़ थी, रिश्वत और दीगर जो ये ज़ाहिर है हुकूमती या अपोजिशन जमातें एक दूसरे की माजी में जो काम होते हैं, मैं कारनामे कहने लगी तो इस पर तनकीद तो करते ही हैं। तो आपने इन तमाम बातों पे यकीन कर लिया जो उन्होंने कहा कर? मैं तो किसी पे यकीन करने की रही नहीं गई गुल साहब, हमें तो यकीन आता ही नहीं है किसी पे। तो उसमें देखें ना, बातें करने में, इल्ज़ाम लगाने में और लोगों के दिल जीतने में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, हम इस वक्त जिन हालात से हैं, दो चार हैं, उसमें बस खुदगर्जी भी है, मसलहत भी है, मुनाफ़कत भी है। अब ये दिन रात सुबह शाम इमरान के ख़िलाफ़ ये घन गरज इनकी जारी रहती है। अब इनकी ये उम्मीद है कि शायद इस तरह ये अपना वोट बैंक बचा लेंगे, वोट बैंक में इजाफ़ा कर लेंगे या इमरान खान का जो वोट बैंक है वो ख़राब कर देंगे। तो ये इनको एहसास नहीं है कि ये जो मर्ज़ी कर लें, कम से कम मौजूदा हालात में, मुस्तकबिल करीब में इन्हें कुछ हासिल होना नहीं है। लोग लैपटॉप भी ले लेंगे, साइकिलें भी ले लेंगे इलेक्ट्रिक, कर्ज़े भी उनको मिल जाएंगे, लेकिन वोट जो है वो इनको नहीं पड़ना है। और उसकी बड़ी वजह बुनियादी तौर पर मुनाफ़कत है हमारे इन सियासतदानों की। वो एहसन इकबाल साहब हैं, वो ख़ुद को प्रोफेसर भी कहलवाते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बातें सुन के ये लगता है कि जैसे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है वो चीख चिल्ला रहा है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़।
तो उसको देख के अफसोस भी होता है। हम इंटेलेक्चुअली हमारा मुआशरा बहुत गिर गया है और उसमें हमारी लीडर बिल्कुल टॉप पे है। मैं गुज़िश्ता रोज़ वो अपने सदर आसिफ ज़रदारी की एक तकरीर सुन रहा था। लिखी हुई तकरीर वो नहीं पढ़ पा रहे थे। फिर उन्होंने लिखी हुई तकरीर साइड पे रखी और फिर कुछ बोले, ऐसी बातें की जिसका कोई सर पैर नहीं था। यानी मैं तो हैरान हुआ इस बात पे कि जिन लोगों ने ऐसे, शायद वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब होगी जनरली, क्योंकि CGTN के साथ जो इंटरव्यू भी था उनका चाइना टेलीविज़न के साथ, उसमें भी वो सवाल चना था, जवाब दाल थी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। तो बहसीत मजमूई उन लोगों को हमें सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने इन जैसे रहनुमाओं को पहले जेलों में डाला, फिर अब दोबारा सदर के तौर पे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के तौर पे हम पे मुसल्लत कर दिया है। तो हम एक तज़ाद में रह रहे हैं पाकिस्तान में। चाहे पीपल्स पार्टी को देख लें, उनके रहनुमाओं को, चाहे मुस्लिम लीग को, और चाहे मौलाना फजल रहमान को, और उसके साथ फिर पिंडी को भी देख लें, तो एक मुसलसल तज़ाद है कि कल के सदर साहब ने कहा कि 14 साल मुझे कैद में रखा गया। तो कैद में जिन लोगों ने रखा था उन्होंने ही, और जिन लोगों ने दुनिया भर में मशहूर करवाया था कि ये मिस्टर 10% हैं, और सारे रिश्वत के, करप्शन के उन पे इल्ज़ामात थे, जिन साहब पे 452 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम था, डॉक्टर आसिम हुसैन, वो भी कल उनके हमरा थे। तो वो इदारे जो इनको पहले मतून करने में, इनको बदनाम करने में, और फिर दोबारा इन्हें हमारे पाकिस्तान पे मुसल्लत करने में शामिल हैं, उन्हें मेरा ख्याल है सलूट करना चाहिए। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान में हम एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा गुल साहब, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि ये सब लोग आपस में, अब जिस तरह से हम इस इत्तेहादी हुकूमत में देख भी रहे हैं, एक तरफ जब ये इंतखाबात के बाद पोजीशंस लेने का मामला आया तब पीपल्स पार्टी ने इम्पॉर्टेंट जो सीट्स थी वो अपने हिस्से में लाने की कोशिश की और बहुत सारी हासिल भी की, जिसमें हमारे सामने है। लेकिन अब इन्हीं जगहों पे बैठ के इसी हुकूमत के साथ, जिसके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना, उनकी स्ट्रैटजीज़ पे तनकीद करना, उनके इक़दामात पे तनकीद करना, और ये गिला करना कि जी हमें वफाक में हिस्सा नहीं मिल रहा, पंजाब में नहीं मिल रहा, हमारे साथ हमें इत्तेमाद में नहीं लिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें, ये तो फिर वही सिस्टम हुआ कि एक तरफ आप साथ चाहते भी हैं, दूसरी तरफ आप तनकीद भी इतनी करते हैं। तो क्या ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या वाकई लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो मैं अभी मुनाफ़क़त की बात कर रहा था, ये उसी मुनाफ़क़त का एक इज़हार है। यानी मुस्लिम लीग को मालूम है कि अगर पीपल्स पार्टी ना रही तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया तो फिर शायद हुकूमत नहीं मिलेगी। यानी उसको मालूम है कि उसका जो बड़ी बैसाखी है हुकूमत की, वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन चूँकि ये तमाम अरेंजमेंट किसी ऐसी क़ुव्वतों के ज़रिए हुआ था जिन्हें नाखुश नहीं करना चाहती दोनों पार्टियां, तो उसकी वजह से ये दोनों एक ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं जो कहते हैं ना, अनवांटेड नेसेसिटी, एक अनवांटेड रिलेशनशिप है। लेकिन मजबूरन बस उनके पाँव में कुछ बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कुछ वादों की, कुछ कमिटमेंट्स की किसी के साथ, जिसकी वजह से ये हुकूमत में हैं भी और नहीं भी हैं। हुकूमत में हैं भी और नहीं भी। पंजाब हुकूमत को जी इलेक्शन कमीशन बार बार नोटिस भेज रही है बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से, और हमेशा ये कहा जाता है, इवन मुस्लिम लीग नून भी इस बात पे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखती थी माजी में कि जो बल्दियाती सिस्टम है या इंतखाबात वाला मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप पंजाब हुकूमत से जवाब भी मांग रहे हैं कि आपने क्या इक़दाम किए हैं बल्दियाती इंतखाबात को लेकर? अच्छे, इलेक्शन कमीशन वाले बड़े भोले हैं, वो समझते हैं कि वो पंजाब हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं, और इस घराने से ज़्यादा ताकतवर हैं, वो ये समझते हैं, इसलिए बार बार उनको नोटिस भेज रहे हैं। हालांकि उन्हें ख्याल करना चाहिए, हुक्मरान घराना है, उन्हें इस तरह बार बार नोटिस भेज के तंग नहीं करना चाहिए। कराची में एक साहब होते हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ यानी चीफ मिनिस्टर
के नाम एक ख़त भेजा जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, और उनसे मेरे ख्याल 3 या 4 ख़त वो भेज चुके हैं कि वो ज़रा हमें बताया जाए कि ये जब अभी लंदन और स्विट्ज़रलैंड गई थी एयरफोर्स का तैयारा लेके, उस पे कितने अखराजात आए, कहाँ से उसकी पेमेंट हुई, कितने दिन वो तैयारा बाहर रहा, तो वो आज तक उसका जवाब नहीं मिल सका है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी बेचारा अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए ये हुकाम जो कि इनके बुनियादी तौर पे मुलाजिम हैं, इनको ये हुक्मरान घराने बाकी सबको अपनी रियाया और मुलाजिम समझ के ट्रीट करते हैं, इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवाते, क्योंकि जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे फिर तवज्जो इनसे हट के जो बल्दियाती हुकूमतों के मकामी हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ चली जाती है। तो इनका जो असर नफूस है, ये कहते हैं ना हम अपने हाथ से खैरात देते हैं, तो जो अपने हाथ से खैरात देने का सिलसिला है वो काफ़ी फिर कम हो जाएगा अगर ज़िले हुकूमतें बन जाती हैं। तो इस वजह से ये अपने हाथ से नहीं देना चाहते, हालांकि इनको सोचना चाहिए कि 12 करोड़ का एक सूबा है, उसमें वज़ीर आला कहाँ कहाँ जाएगा या जाएगी, तो उनको डेवोल्यूशन करनी चाहिए। बल्कि इसको तो पंजाब को तो कम से कम 3 और सूबों में तकसीम होना चाहिए ताकि इंतज़ामी तौर पे वहाँ के हालात बेहतर हो सकें। ये क्या बात हुई कि हर काम के लिए लोगों को 600-700 किलोमीटर दूर से लाहौर आना पड़े, सेक्रेटेरिएट आना पड़े अपना काम करवाने के लिए। तो अच्छा होगा, मुल्क की खिदमत ये बेहतर होगी अगर ये इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि हम पंजाब को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि इंतज़ामी तौर पे लोगों को सहूलत मिल सके। लेकिन चूँकि हुक्मरान घराना है, हुक्मरान तो आपको पता है वो कहते हैं कि हमारी सल्तनत है, सल्तनत वो कहते हैं बड़ी हो जाए छोटी ना हो, तो बस हम उसी ख्वाहिश का इस वक्त, उसी ख्वाहिश के यरगमाल हैं इस वक्त। अच्छा गुल साहब, मौलाना फजल रहमान हो, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस जिसकी पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है और जिस पे कहा जा रहा है कि ये नए इंतखाबात का मुतालबा हो या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हो, उनकी कारकर्दगी हो, उस पर जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, आप समझते हैं कि इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर वो जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है वो प्रेशर बिल्ड करने में, या जो इंतखाबात वाला मामला है, नए इंतखाबात फौरी तौर पर कराने के हवाले से मौलाना साहब भी बड़े वोकल हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी? मुझे नहीं लगता जी, इसमें छोटी छोटी जमातें हैं, शोर शराबा करने के लिए काफ़ी हैं। मौलाना फजल रहमान तो बड़े मशहूर हैं इस मामले में कि वो चीखते चिंगाड़ते बहुत हैं। जब क्रंच आवर आता है, यानी जब फैसले का वक्त आता है, तो फिर मुंह उधर कर लेते हैं, खामोशी जैसे होता है ना, मुंह पे टेप लग जाती है। तो इसलिए वो, और माजी में कई दफ़ा ये हो चुका है, अभी 26वीं तरमीम के हवाले से भी हुआ था, बहुत मिन्नतें समाजतों के बाद वो फिर मान भी गए थे। तो ये हमें इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या अचकज़ई साहब से उम्मीद रखेंगे? अचकज़ई साहब की हैसियत क्या है पार्लियामेंट में, उनकी पार्टी की, जमात इस्लामी उसकी हैसियत क्या है? सो वाहिद एक ही हैसियत वाला बंदा है, वो जेल में है, जो कुछ होगा उसी एक बंदे यानी इमरान खान की वजह से होगा, वो माने या ना माने, कोई उसको पसंद करे ना करे, लेकिन अगर कुछ होना हुआ तो उसी की वजह से, उसी के ज़रिए होगा। गुल साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं, ख़त भी लिख रहे हैं, बातचीत के हवाले से भी जो एक सिनेरियो चला उसमें चौथी मीटिंग पे नहीं, बैकआउट कर गए। अब ये जो उनकी जेल की मुश्किलात हैं या चैलेंजेस कह लें, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के ओवरऑल सितारे भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, कैसे हल होगा? बात भी नहीं हो पा रही है, ख़त भी लिख रहे हैं, फिर उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि इनफैक्ट उनके ख़त को जलसों में डिस्कस किया जा रहा है कि अडियाला जेल से ख़त पे ख़त आ रहे हैं। देखिए, हमें उनकी अपनी स्ट्रेटजी है इमरान खान की, वो किसी और लेवल पे हैं और उस वहाँ पे बैठ के, जेल के अंदर बैठ के उन्होंने सब लोगों को मसरूफ़ किया हुआ है। यानी आपने नौरावाल के जलसे की बात की, वहाँ इमरान इमरान हो रही थी। आप टीवी डिबेट्स को देख लें रोज़ाना, जो प्राइम टाइम टीवी पे, वो हर शख्स जो है, इवन मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का, वो भी मुंह खोलता है तो इमरान खान। ये लोग सुबह उठते हैं तो इमरान खान, रात सोते हैं तो इमरान खान, इनके आसाब पे सवार है एक ही शख्स। तो वो उनकी अपनी एक हिकमत अमली है, वो उनके नज़दीक यही बेहतरीन
तरीक़ाकार है कि ख़त लिखते रहें और ख़त क्या है, ये तो ओपन लेटर्स होते हैं और उसमें उस जो अपने आप की शिकायत होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, कौम के मसाइल हैं, उसको उजागर करने की कोशिश की जाती है ओपन लेटर्स में। उसका जवाब ये नहीं होता कि हु आर यू, बल्कि उसका लोग या तो खामोशी इख्तियार रखते हैं या फिर उसका कोई मदावा करने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान बहुत सारे होते हैं ऐसी सूरत हाल में। एक दफ़ा 2020 में ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान में थे, अमरीकी सफ़ीर, और वो तालिबान के साथ गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। पाकिस्तान के हुकाम को कुछ शक हुआ कि थोड़ी ये हमारे साथ चक्कर चला रहे हैं, तो मेरी किसी के साथ बातचीत हो रही थी, तो जब मुझे ब्रीफिंग मिली, मैंने ख़ुद को आगाह किया मामलात से, तो फिर मैंने एक ओपन लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप के नाम, और मैं लिखा ओपन लेटर टू डोनाल्ड ट्रंप। अब वो हमारे अपने एक डिजिटल ऑनलाइन मैगज़ीन है, मैंने उस मैगज़ीन में डाल दिया और साथ में मैंने ट्वीट कर दिया उसको मैंने टैग किया डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा को, ज़ल्मे खलीलज़ाद को, यानी शकूक व शुबहात दूर करने के लिए। ये ओपन लेटर था। 4 या 3 घंटे के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट ही करके अब ट्विटर पे आके कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि मैं कोई चक्कर चला रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, हम अफ़गानिस्तान में अमन लाने के ख़्वाह हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो यही काम इमरान खान ने किया और उसका उन्होंने लोगों ने बतंगड़ बना दिया कि हमें तो ख़त मिला ही नहीं है। ये ख़त मिलते नहीं हैं, ये पढ़े जाते हैं। आपको साइबर स्पेस में दुनिया भर में वो ख़त जो है वो गर्दिश करते हैं। आपको सिर्फ अपना जवाब देना होता है, अपनी स्ट्रैटेजी बतानी होती है। गैर ज़रूरी बातों की बजाय या तो खामोशी में बेहतरी होती है या फिर उसका अजाला करें, क्योंकि अगर अजाला सूरत हाल का नहीं होता तो फिर हमें दाएं बाएं से यही बातें सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो फिर लोग रियासत के साथ उनका जो रिश्ता होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस वक्त ये रिश्ता बहुत कमज़ोर है, कम से कम उन लोगों का जो कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों की हालात की वजह से बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, गुस्से में हैं, खफा हैं। तो वो दिल जोड़ने के लिए, गुस्सा ख़त्म करने के लिए रियासती इदारों को ही इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उसके बग़ैर बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना। सही हो गया, दिल बर्दाश्ता। और आपने मायूसी की बात की है। गुल साहब, आप मैचेस फॉलो करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले 1 महीना हम इसी उस पे रह रहे हैं, क्योंकि आगे PSL है और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो आप क्रिकेट के शौकीन हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन जिस तरह के किंग कॉन्ग हमारे क्रिकेट मैनेजमेंट में आ गए हैं तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो शौक़ भी ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी देखते हैं, मैचेस देखते हैं, लेकिन वो हमारे किंग कॉन्ग हैं मोहसिन नकवी साहब। यानी इस पाकिस्तान का ये अलमिया भी देख लें कि एक शख्स है जिसकी कोई पार्टी नहीं है लेकिन वो सेनेटर है, और वो फिर हमारा वज़ीर दाखिला भी बन गया, और वो इस मुल्क में कहतुल रजाल इतना है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल सका, और वही वज़ीर दाखिला जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। तो अल्लाह करे तो हमारी टीम जीते, अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन हमारी टीम भी बाकी पाकिस्तान की एक रिफ्लेक्शन है। जो कुछ बाकी पाकिस्तान में हो रहा है, जो क़यादत हम देखते हैं टॉप पे जिस किस्म के लोग हैं, वही इम्पैक्ट पड़ता है, उसी का असर जो है टीम पे भी पड़ता है। आप इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारी टीम जीत जाए, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, लेकिन वो कहते हैं हम बस दुआएं करते रहते हैं, उम्मीद से लगाए रखते हैं। You're so right। हमारी उम्मीदें और दुआओं से ही हम काम चला रहे हैं गुल साहब अभी तक, चाहे वो सियासत हो या क्रिकेट हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तजज़्ज़ाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, सियासी सूरत हाल के साथ साथ हमने उनको क्रिकेट के हवाले से भी ज़रा सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि देखते ज़रूर हैं लेकिन दुआओं से काम चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैच है, हौसला रखें, अच्छा खेलेगी पाकिस्तानी टीम। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे मैंने आपको आगाज़ में बता दिया था क्योंकि आज हमारा लास्ट जो सेगमेंट होगा वो क्रिकेट के ऊपर होगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। लेकिन
लास्ट सेगमेंट में आपको पता है हमारे पास शेफ़ होते हैं, तो हमने सोचा कि शेफ़ की मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आज हम आगाज़ में प्रोग्राम के आपको बताएंगे कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बना रहे हैं आप? मैं आज 2 प्याज़ा चिकन बना रहा हूँ। 2 प्याज़ा चिकन बना रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको? इसमें ऑनियन चाहिए, ठीक है, उसके बाद गार्लिक चाहिए, ठीक है, जिंजर चाहिए, ओके, और ग्रीन चिली चाहिए, सॉल्ट वगैरह, बस बेसिक सी चीज़ें चाहिए। जी जी, ज़बरदस्त। चलिए आप अपना काम शुरू करें, मीनवाइल हम आपसे दोबारा भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर आपको पता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है जी। और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम जो तीसरी सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपोज का इनेकाद 19th and 20th फेब को सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो कमर्शियल एरिया ग्राउंड है वहाँ किया जा रहा है। इस एक्सपो का मकसद भी यही है कि जो सनतकार हैं और कारोबारी जो आपस में सोशलाइज करें, एक दूसरे को समझें, उनके साथ इंटरेक्ट करें और अपनी मसनूआत की जो नुमाइश है और नए जो तजारती मौक़े हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इस एक्सपो के ज़रिए क्रिएट होंगी। तकरीबन 300 मकामी और गैर मुल्की कंपनीज़ जो हैं इस एक्सपो में शिरकत करी हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के दरमियान जो एक डायरेक्ट रिलेशन बनने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये एक्सपो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके अंदर इस तरह की एक्सपो का इनेकाद होना और चीज़ों को इस तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटी फराहम करना, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे साथ इस वक्त जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन शो। सर, सबसे पहले तो हम इस एक्सपो के हवाले से बताइएगा, आप लोगों का ये जो एक बड़ा 19th and 20th फेब को होने जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या चीज़ें आप लोगों ने प्लान की है? देखिए जी, ये इस एक्सपो का मकसद था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए बिजनेसमैनों को जो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो इंपोर्टर हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, या चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहां वो आएँ, अपनी चॉइस, अपनी क्वालिटी जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या ऐसा रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट जो वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आएँ, उधर से देखें, बनवाएं और मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। देखो, एक्सपो के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर वो फैक्ट्री जिसको अपनी प्रोडक्ट पे नाज है, बिल्कुल ठीक, हर वो फैक्ट्री जिसको अपनी कायदाना सलाहियतों पर, अपने जो उसके वर्कर्स हैं, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी जो उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो राइटली प्रोड्यूस कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में वो ले जा सकते हैं, तो वो एक्सपो में लेके आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग जिसको जो ज़रूरत होती है वो उस एक्सपो में आता है, अपनी चॉइस की प्रोडक्ट को देखता है, अपनी चॉइस फिर अब चूँकि उसके पास ऑप्शन होता है, उसका अपना एक आइडिया होता है कि वो इस तरह का डिज़ाइन चाहता है, इस तरह की क्वालिटी चाहता है जो उसका इंपोर्टर या लोकल मार्केट में उसकी डिमांड है, उसके मुताबिक वो बनवाता है और इस तरह मार्केट चलती है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इकॉनमी स्टेबिलिटी के साथ अब बेहतर होना शुरू हुई है। आपने देखा है कि मार्केट रेट 10% के करीब नीचे आ चुके हैं, और मार्केट में अब जैसे लास्ट क्वार्टर में आपकी जो टेक्सटाइल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10% थी। तो पाकिस्तान जो 300 मिलियन लोगों की मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट के लिए ये एक्सपो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स। और ये मैं हमारे जो 65% नौजवान नस्ल हैं जो पढ़े लिखे भी हैं आज, उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं। अब वो अपने आइडियाज़ को लेके जब एक्सपो में आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि देखो, आज जो फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट है ना, वो बहुत ऊपर चली गई है, हमें ये अब बात समझ लेनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्पेस है वो अब कम हो गई है। अब वही लोग इंडस्ट्री में आएंगे जिनके पास आइडियाज़ हैं, जिनके पास सलाहियत है अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की, और लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है। वो आएंगे, जितने उनके पास फाइनेंशियल लेक्स है, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, उसी में रहते हुए फैक्ट्री ओनर से बात करेंगे, अपने नंबर्स देंगे, अपनी प्रोडक्ट तैयार कराएंगे और उसे लेके चलेंगे।
और चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपो में, आप एक और चीज़ नोट करें कि जो इंटरनेशनल मार्केट के लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी होती है, उनको पता होता है कि 350 प्रोडक्ट, 300-350 फैक्ट्रियों के स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनके पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से भी, तो वो उसमें भी चले जाते हैं। तो इसलिए एक्सपो एक ऐसी चीज़ है जो हर सेगमेंट में हर उस शख्स को जो कारोबार करना चाहता है या कर रहा है या अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और आप हमारी एक्सपो की इस दफ़ा की मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमने एक्सपो कराई तो कोई 150 के करीब स्टॉल था, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ओके। और इस दफ़ा हम ओवर बुक्ड हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 350 के करीब स्टॉल लग चुका है। वाह। और सिचुएशन ये है कि मुझे डिमांड ये आ रही है जी कि नेक्स्ट ईयर आपने एक्सपो जो है कम से कम 700 स्टॉल की लगानी है, क्योंकि लोग पाकिस्तान ना, मैंने जो पहले बात की कि 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। देखो, जब इतनी बड़ी मार्केट है ना, उसकी डिमांड भी उतनी बड़ी है। इस डिमांड के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए हमें, वो चाहिए स्टेबिलिटी। हमें सिर्फ और दूसरी चीज़ चाहिए कि जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसीज़ को स्टेबल रखे, बस। और ये चैलेंज आप लोगों को दरपेश है बहुत। यही चैलेंज है ना। अगर ये थोड़ी सी आप देखें ना, अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है फ्रॉम लास्ट 4-5-6 मंथ, तो मार्केट ने ग्रो करना शुरू कर दिया। अगर ये स्टेबिलिटी रहती है तो मैं समझता हूँ नंबर्स तो कोई बात ही नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना जीडीपी ग्रोथ की, कि आज 1% है, कोई कह रहा है 2.5% है, गवर्नमेंट कह रही है हम 6% तक जाएंगे, तो बिलीव मी ये तो गेम ही कुछ और है। आप सिर्फ स्टेबिलिटी ले आए, जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, जिसमें काइबर है, एनर्जी है, टैक्स रेट्स हैं, इन चीज़ों को स्टेबल कर दें तो ये तो ऑटोमेटिकली नंबर आपका अचीव हो जाएगा। अच्छा, अभी जावेद साहब आपने बात की कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके इत्सल बड़े चैलेंजेस हैं। पीपल वांट टू कम, वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। इंटरनेशनली लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। आपने इस बात को कैसे मेक श्योर करने की जो ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट का, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे एक बड़ी कंपनी का ओनर भी है, अगर वो किसी एंटरप्रेन्योर वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो ट्रस्ट एलिमेंट मेंटेन रहे। देखो, चैलेंजेस तो हमेशा से होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। इधर एंटरप्रेन्योर के लिए आज जो सबसे बड़ी स्पेस अवेलेबल है ना, मेरे नज़दीक, वो स्पेस है मार्केट इटसेल्फ। अब दुनिया की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान दुनिया में, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, लाहौर, पंजाब इटसेल्फ दुनिया का 12वां या 13वां मुल्क के बराबर है, जिसकी 140 मिलियन आबादी है। अच्छा, जब 140 मिलियन आबादी है, इसने कुछ खाना है, कुछ पहनना है, और कुछ उसने मेडिसिन भी लेनी है, उसकी रोजमर्रा की जो भी बेसिक जरूरियात हैं, तो वो तो मार्केट है ना। एंटरप्रेन्योर हो, चाहे फैक्ट्री ओनर हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हमेशा मार्केट ओरिएंटेड ही चलता है। अगर मार्केट में डिमांड आएगी तो उसको स्पेस मिलेगी। एंटरप्रेन्योर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? विल चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एक सर्टेन नंबर चाहिए, मे बी 5 मिलियन, मे बी 10 मिलियन मैक्सिमम। लेकिन उसमें रहते हुए अगर वो डिटर्मिन्ड है, उसने राइट प्रोडक्ट चूज़ की हुई है, और राइट प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी राइटली डिज़ाइनिंग और उसका होमवर्क मुकम्मल है, मार्केट सर्वे किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए स्पेस अवेलेबल है। चैलेंजेस तो रहेंगे। आपने एंटरप्रेन्योर चूँकि यंग होता है, उसके आइडिया होते हैं, उसमें विल होती है, एनर्जी होती है, डिटर्मिनेशन होती है, तो उसके लिए तो स्पेस है ना, उसके लिए ये कोई इशू ही नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में फूड चेन से लेके आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उसमें पिछले 5-10 साल की आप हिस्ट्री उठा लें, कितने नए ब्रांड आए हैं, कितनी नई चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ होने की वजह से। वो क्या थी कि आपकी जो इम्पोर्ट थी उस पर जब कदगन लगा तो आप देखें लोकल मार्केट ने ग्रो करना शुरू कर दिया, लोकल प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाए। आज आप किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, आपको इंटरनेशनल ब्रांड कम मिलेंगे, अब पाकिस्तानी ब्रांड
उन्हीं प्रोडक्ट के मिलेंगे जो आज से 10 साल पहले आपको इंटरनेशनल ब्रांड मिलते थे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेस मौजूद है, लेकिन उनके लिए जो राइट प्रोडक्ट चूज करके पूरी एफर्ट, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं और डिटरमिन्ड हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट बनती जा रही है जो किसी भी लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट से compete कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट में। क्यों? क्या अब लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। Yes. अगर आप क्वालिटी बनाएंगे तो आपकी क्वालिटी बिकेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी पैकेजिंग टॉप क्वालिटी हो, आपकी प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी हो, आपने ब्रांडिंग अच्छी की हो, आपने अच्छे तरीके से उसे मार्केट में प्लेस किया हो, तो प्रोडक्ट तो निकलेगी। एंटरप्रेन्योर के लिए तो स्पेस मौजूद है, इसलिए कि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट में भूख बहुत ज़्यादा है। क्यों? कि वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास स्पेस ही स्पेस होती है। हम डेवलप तो है नहीं है। आप अमेरिका और यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनका देखें तो उधर 1% ग्रोथ है, 1.5% ग्रोथ है। पाकिस्तान में कुछ ना करते भी 2 से 3% ग्रोथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर भूख मौजूद है, इधर स्पेस मौजूद है। तो हमें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक फंड किया है जिसमें 10, 15, 20 मिलियन तक जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री में आइडिया के साथ काम करना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो हमें अपॉर्चुनिटी खुद अवेल करनी है, हमने अपॉर्चुनिटी की तरफ खुद भाग के जाना है। अगर हम घर बैठ के सिर्फ इंतज़ार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सपो। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकें और अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। और इस वक्त शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका खाना कंप्लीट हो गया है ना जी। क्या रेसिपी है, जल्दी से बताइए हमें। जी, ये इसका ऑनियन है, ऑनियन फैन चॉप कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कोरिएंडर जो है वो दड़ा कर लेना है। जो चिकन है इसका वो जूलियन कटिंग कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद जो जिंजर है इसकी वो भी जूलियन कटिंग कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो रेड चिली है वो भी जूलियन कटिंग होगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वो ऐड डलेगा सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक डलेगा, उसको फैन चॉप करना है। ठीक है। ठीक है। फैन चॉप के बाद आप लोगों ने इस तरह करना है भाई, अपना ऐड डाल के उसके बाद थोड़ा सा सोते करना है। ठीक है। साथ ऑनियन जो है ना वो भी सोते कर लेना है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद जो आपने चिकन का जिंजर काटा होगा ना, उसके बाद ऐड कर देना उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी ना कुक करना है, उसको कुक करके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ठीक है। ढकना लग जाएगा, उसके अंदर वो थोड़ा सा ना एक सोते हो जाएगा, एक थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाएगा अंदर से। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने मिल्क डाल देना है। कितना मिल्क डाल देना? कम से कम 200 ग्राम। 200 ग्राम। ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर योगर्ट डालना है। 50 ग्राम डालना है वो। ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि उसकी खटास थोड़ी सी ज़रूरत होती है ना। तो एक वो उसका ना फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालना, वाइट होगी। ठीक है। हाँ, तो जो प्याज होगा ना उसको क्रिस्पी क्रिस्पी अंदर से रखना है। ठीक है। तो उसके बाद आपने ये फैनल जब करना है ना, फैनल, तब आपने कसूरी मेथी लगानी थोड़ी सी खुशबू के लिए। ओके। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फैनल टच लगा के ऊपर टॉपिंग कर देनी है। बस मेरी ये रेडी हो गया। क्या बात है, आप इसको सर्व भी कर दें। मुझे अपना भी बताएं, आप कितने अरसे से एज ए शेफ काम कर रहे हैं? मैं कोई 24 साल हो गए मुझे। अच्छा। ये फील्ड में। जबरदस्त। मैं कोई 11-12 साल का था जब मैं ये फील्ड स्टार्ट किया है। मैं टोबा टेक्सिंग के रहने वाला हूँ। जबरदस्त। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? क्या मैं स्पेशलिटी मेरी है पाकिस्तानी कुजीन है। पाकिस्तानी कुजीन है। उसके बाद चाइनीज भी है, पेशावरी भी है। एवरीथिंग। ओके, लवली। आप इसको सर्व करें ताकि हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी देख लें। क्या बात है, ये देखें जी, रेडी हो गया। 2 प्याजा चिकन, राइट? 2 प्याजा चिकन जिंजर। ओके, अब इसके ऊपर ये इसके अंदर जाएगी जिंजर और इसके बाद जाएगा ग्रीन चिली। क्या बात है, जबरदस्त। ये इसकी फाइनल लुक है। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की। जनाब, अभी हमें प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे
क्रिकेट पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हमने करनी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं जैसे कभी आशना न थे। नाज़रीन, फैज़ फेस्टिवल में आप आए और फैज़ का कहा हुआ शेर ना पढ़ें तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये जो फैज़ फेस्टिवल का इनेकाद अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में किया गया है, ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग शिरकत करते हैं। लोग जोक दर जोक इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी पेश की जा रही हैं। और खाने पीने की बात करें तो खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। अभी फ़िलहाल लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ उनसे फैज़ का कोई शेर भी सुनेंगे और देखते हैं कि उन्हें फैज़ के बारे में कितना इल्म है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, आज फैज़ फेस्टिवल में ओपन माइक का भी इनेकाद किया गया है और यहाँ पर पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। वो फैज़ अहमद फैज़ के अशार तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अपनी शायरी भी लोगों को सुना रहे हैं। तो अभी मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या सुनाना चाहेंगे आज और क्या पढ़ने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। ये बताइएगा क्या सुनाएंगे आज हम? मैं आज एक अपनी मनपसंद फैज़ साहब की नज़म है जो कि उन्होंने रकीब के नाम लिखी थी वो सुनाऊंगा और साथ में कुछ अपनी गज़ल के अशार सुनाऊंगा। जी प्लीज़ सुनाइएगा। फैज़ साहब फरमाते हैं कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे इसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। वाह। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। वाह, क्या कहने। आखिरी बंद है कि तूने देखी है, ये मेरा फेवरेट वन है, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। और अब ये अशार आखिरी वाले किसके लिए थे ये भी हमें बता दें। ये बेसिकली फैज़ साहब जो हैं उन्होंने जब वो एक दिन आपने किसके लिए पढ़े? It should remain an mystery and I do not wanna explain this. ओके जी, थैंक यू जी। नौजवान ने यहाँ पर हमें एक नज़म भी सुनाई है फैज़ फेस्टिवल की। कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस फेस्टिवल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, फैज़ फेस्टिवल में किताबों से लगाव रखने वाले अफराद के लिए भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ पर किताबें रखी गई हैं। कुछ किताबें पढ़ने के शौकीन अफराद वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ फेस्टिवल में आई हैं और किताबें ना ख़रीदी जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है और बहुत खूबसूरत एक जो है ये एक आप कह लें कि काविश है अदब को, इल्म को जो है वो अपनी तहज़ीब का पार्ट बनाए रखने के लिए। इसके लिए मैं सारी जो हमारी मैनेजमेंट है जिसका भी ये एग्जीक्यूशन जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी और उनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि ये चीज़ें करते रहें बिकॉज दिस इज़ व्हाट द न्यू जनरेशन। आप फर्स्ट टाइम फैज़ फेस्टिवल में आई हैं कि हमेशा? बीन ऑलवेज, इट्स बीन लाइक मैनी इयर्स। मैं एक्चुअली आई ट्रैवल फ्रॉम फैसलाबाद जस्ट फॉर द डे। ओके। यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम इंटरैक्टिंग विद द पीपल, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सेशंस आई वांट टू अटेंड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और ये होता है इश्क मोहब्बत कि आपको किसी भी फेस्टिवल से अगर कोई इश्क है या किसी एक शख्स से इश्क है तो आप 7 समंदर पार भी आ जाते हैं। तो लोग ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम बैरून ममालिक की बात करें तो वहाँ से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कुछ और लोग भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका?
आलिया मिर्ज़ा। आलिया मिर्ज़ा, ठीक है। आप राइटर हैं? हाँ जी, मेरी ये पोइट्री की पहली बुक शाया हुई है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, पोइट्री किस हवाले से लिखी आपने अपनी किताब में? मेरी नसरी नज़में हैं, नसरी नज़में, और इसमें मतलब सारे मेरे मुशाहिदात, वाक़यात, तजुर्बात कह लें आप। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर अपनी बुक को लॉन्च भी कर दिया है। फैज़ से कितना लगाव है? फैज़ को कितना पढ़ती हैं? फैज़ तो देखिए हमारी बचपन की यादों से है ना। फैज़ को पढ़ने का और उनके एक एक मिसरे को उस पर कह लें सर धुनने का, तो हमने तो अपनी जवानी जो है इसी में गुजारी, फैज़ की नज़मों में, और सारा इस तरह उनका पढ़ के। तो बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर ना सिर्फ शहरी आ रहे हैं, और बल्कि अगर हम बात करें कि जो राइटर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर साथ ही साथ अभी मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम खाने वाले स्टॉल पे चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाते हैं, लोगों से भी गपशप लगाते हैं, और उसके बाद आपको परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। फेस्टिवल को तो एंजॉय किया जा रहा है, लाहौरी हैं और ख्वाबों के शौकीन अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी उनके हाथ आता है वो खा पी जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, और खाए बगैर कोई भी उनका इवेंट पूरा नहीं होता है। तो अभी मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ फेस्टिवल को एंजॉय किया जा रहा है, ये बताएं क्या कुछ खाया पिया? खाया पिया तो इनफैक्ट कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी जेनेट्री आई हुई है। और मुझे बल्कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह का, मेरी फ्रेंड है शायरा, उनके साथ में आई हूँ। इट्स माई फर्स्ट लाइक पाकिस्तान में इस तरह का कुछ मैंने ये किया है। शी इज़ हियर जिनके साथ मैं आई हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा है। मुझे मतलब पाकिस्तानी कल्चर को इतना मैं डीपली नहीं जानती थी, और स्पेशली ये ड्रामाज और ये सारा कुछ, और क्योंकि हम लोग तो, मुझे लगता है कि हमारी इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता है, वो मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं। यहाँ आकर एक ये होना। दही बल्लों के अलावा और क्या खाया आपने? दही बल्लों के अलावा क्या खाया, आप इनसे पूछें प्लीज़। चिकन टिक्का, नान, और क्या बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, और ये कोक और चाय। इतना कुछ खाया, लेकिन मुझे लगता है आपको लगता नहीं है। जी हाँ, नहीं लगता तो नहीं है। या खुद को फिट रखा हुआ है? नहीं, हम रेगुलरली जिम जाते हैं। कंपेयर टू मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी लेडीज़ हम थोड़ा सा आपको शायद स्लिम और फिट नज़र आएंगे, क्योंकि हम जिम जाते हैं। बात नहीं, लाहौरी हैं, खानों पे हाथ साफ करते रहते हैं। तो नाज़रीन, मैंने तो खैर यहाँ पर गोलगप्पे भी खाए हैं, टिक्का भी खाया है, और बहुत कुछ और भी खाने को मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि खुशबू बहुत मज़े की उठ रही है यहाँ पर। और अभी लोग फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आ रहे हैं और खूब इंजॉय किया जा रहा है। नाज़रीन, अभी मैं यादगार फैज़ बूथ के बाहर मौजूद हूँ, और इस बूथ के अंदर क्या कुछ है वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया वो कहाँ से आए हैं। सर ये बताइएगा, फैज़ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ़ है, मैं यूरोप से आया हूँ फैज़ फेस्टिवल के लिए। आई लव द फेस्टिवल, और आई लव माई कल्चर, आई लव माई कंट्री। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री लाहौर, and I'm very happy to be here in the festival. आप हर साल आते हैं? No, this is my first time. Actually, I came to know through Facebook. Yeah. सोशल मीडिया के थ्रू? जी, सोशल मीडिया के थ्रू। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? It's beautiful. Weather is lovely. People are lovely जी। लाहौरी हैं तो लाहौरी तो वैसे ही अच्छे होते हैं। पाकिस्तान सारा ही अच्छा है जी। Exactly, बिल्कुल। तो आई लव, और फैज़ जो है इज़ अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। आई लाइक टू रीड फैज़ अहमद की जो किताबें हैं, बुक्स हैं। आई लव माई कल्चर। बिल्कुल जी, लोग यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस बूथ का आपको थोड़ा सा विजिट कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बूथ में फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक तमाम जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं एक वॉल के ऊपर। फिर उसके साथ साथ उनकी शायरी भी यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें लिखा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये फैज़ का एक फेस्टिवल तो यहाँ पर करवाया जा रहा है। फैज़ के जो अशार हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ ने जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल की वो यहाँ पर
डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं और उनको लिखा गया है ताकि जो फैज़ फेस्टिवल में लोग आ रहे हैं उनको पता चल सके कि फैज़ कौन थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो अभी चलते हैं बाहर जाकर आपको लोगों से गपशप करवाते हैं, तो आइए हमारे साथ। फेस्टिवल में हमारे साथ फैज़ अहमद फैज़ के दोस्त मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं। इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, जहां यंगस्टर हमें इस फेस्टिवल में दिखाई दे रहे हैं वहीं बुजुर्ग हजरात भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ साहब से सबसे पहले उस वक्त मिला था जब वो रावलपिंडी साजिश केस से रहा होकर आए थे और किले में फरीदा खानम के साथ एक शाम मनाई गई थी। वहाँ फरीदा खानम ने उनकी गज़लें और उनकी नज़में पढ़ी। दूसरी मुलाकात उनकी रंटील कॉलेज में हुई। तीसरी मुलाकात लंदन में ज़ोरा निगाह के घर हुई। फैज़ साहब बड़े मर्जा मरज किस्म के आदमी। कोई उनकी एक बात आपको याद आती हो, आपकी दोस्ती में कोई एक ऐसी बात जो आपको याद आती हो? वो उनकी मैं ये समझता हूँ शायरी का सबसे बड़ा जो हुस्न है कि उन्होंने गमे दौरा और गमे जाना को यकजा कर, जहाँ वो महबूब की मोहब्बत में तड़कते हैं तो गमे जाना का शेर कहते हैं। मसलन वो दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, जहाँ वो कौम का दर्द उनके दिल में उठता है तो ये कहते हैं नसार मैं तेरी गलियों के, यहाँ पर से लौह कलम करते रहेंगे। फैज़ साहब अपनी ज़ात के आदमी थे, वो इस बात में नहीं रखते थे कि कोई उनको बुरा कह रहा है, कुछ नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है सरफराज और हम लोग लंदन में ज़ोरा निगाह के घर बैठे हुए, तो एक आदमी आया, उसने कहा कि जी वो तो आपकी बहुत बुराइयाँ करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने फिर बहादुर आई तो उन्होंने कहा मैं तो जिंदा हूँ और दोस्तों में बैठा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। फैज़ अहमद फैज़ के जो दोस्त हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। नाज़रीन, फैज़ अहमद फैज़ को ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान पर महारत थी बल्कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी उन्होंने अशार कहे हैं और उनके जो अशार हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उनके तर्जमे भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया के बेशतर ममालिक में पढ़ा भी जाता है और फिर साथ ही साथ पसंद भी किया जाता है। अभी चूँकि फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से फैज़ फेस्टिवल का जो इनेकाद किया गया है इसमें शहरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हमें दिखा रहे हैं और अभी चूँकि ड्रम परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश की जाएगी। कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फैज़ फेस्टिवल में पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, मेरे सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। किसके साथ आई हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आई हैं। आप किसके साथ आई हैं? मैं, ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, फैमिली के साथ आप भी आई हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स अरेंज होने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जो परफॉर्मेंसेस हैं और ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं उनका इनेकाद होते रहना चाहिए। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कुछ जानती हैं, हमें बता सकती हैं? ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ आवर हिस्ट्री। ओके, कोई एक शेर हमें सुनाएंगी? एक्चुअली मेरे पढ़े हुए टाइम हो गया बट एक शेर जो मेरे जहन में इस टाइम आ रहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग बट आई गेस वो था, जो चले तो कोहे गरा थे हम, जो रुके तो जहाँ से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अभी भी फैज़ अहमद फैज़ के बारे में इल्म है। ये बताइएगा कि फैज़ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर साल आती हूँ। हर साल आती हैं। आप किसके साथ आई हैं? मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, स्ट्रेस रिलीविंग है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल जी, अच्छा फील होना ही है क्योंकि हमारा जो आजकल
माहौल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल चल रहा है। तो मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद हमारा सेटअप बदल गया है, हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए। हालात अभी बदले या नहीं बदले हमें कुछ ही देर में पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का आज बाकायदा तौर पे आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, नेशनल स्टेडियम कराची में आज ये मैच खेला जाएगा। 8 टीम्स हैं, सब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आगे जो ICC की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें जो जो चीज़ें हैं डिस्कस प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो साथ साथ हम इसको इस शो में डिस्कस करते रहेंगे। हमारे साथ शाहनवाज खान मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारी पब्लिक न्यूज़ का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आर यू एक्साइटेड? यस, बिकॉज ऑफ ज़ाहिर है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस रीज़न। अच्छा जी, इससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज़ करें, हम चलेंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहाँ पर आज ये मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हमारे नुमाइंदे मासूम अली हमारे साथ मौजूद हैं, और आज मुझे कुछ ये खबर भी है हमें कि वहाँ पर कुछ पाक फ़िज़ाइया के जो तैयारे हैं उनका भी कुछ होने वाली है एक्टिविटी। उसके साथ साथ क्या क्या प्लान किया है आज इस इफ्तिताही मैच में। अस्सलाम वालेकुम मासूम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अरमला देखिए, जिस दिन का सबको इंतज़ार था वो दिन जो है वो आज है, और अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ जो है वो हो जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में, जिसका इफ्तिताही मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा, जिसके लिए फैंस जो भी हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक तो इस बात से भी है कि इतने सालों के बाद जो है वो कोई ICC का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है, और दूसरा ये कि पहले जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ 2 मैचेस खेल चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई। लेकिन अब इसमें एक्साइटमेंट ये है कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है और फिर न्यूजीलैंड की टीम ही साथ है, तो पाकिस्तान को ये मैच जो है वो ज़रूर जीतना होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम में जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के 5000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा ऊंची इमारतों पे जो है वो निशानेबाज भी जो है वो तैनात किए गए हैं, और आवाम की सहूलत के लिए स्टेडियम के अतराफ़ में जो सड़कें हैं उन्हें भी खुला रखा गया है, और उनके लिए जो पार्किंग का इंतज़ाम किया है वो नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में जो है इनके लिए पार्किंग की गई है। और ये मैच जो है वो अपने टाइम पर शुरू हो जाएगा। और उससे पहले जो बड़ी बात यह है कि इफ्तिताही मैच में जो है वो पाक फ़िज़ाइया के तैयारे जो हैं वो फ्लाई पास का मुजाहरा भी पेश करेंगे, जो कि एक बड़ा नाम होगा, और पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि पाकिस्तान किस तरह से इतने सालों के बाद जो एक ICC का इवेंट है किस तरह से होस्ट करता है। और शायकीन क्रिकेट भी जो है काफ़ी पुरजोश है इस मैच को लेके। कुछ जो है वो अभी से आना शुरू हो चुके हैं, और मैच जो है अपने टाइम पर शुरू हो जाएगा। जी ज़बरदस्त मासूम, हम आप ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ ही देर में शायकीन से हमारी बात भी कराएं। हम मीनवाइल स्टूडियोज़ में अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। शाहनवाज साहब, आज पहला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं पाकिस्तान की, जो न्यूजीलैंड के साथ जितनी भी ICC के किसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या दीगर टूर्नामेंट्स उसमें जो राइवलरी रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, और आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और मिलर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो पाकिस्तान इससे पहले जो मेरा ख्याल है ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, 3 मैचेस जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल चुका है पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता चैंपियन ट्रॉफी का न्यूजीलैंड से। क्योंकि आज एक मरतबा फिर 29 साल के बाद, लाइक 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ था ICC का, वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, इंडिया और श्रीलंका इन 3 ममालिक ने होस्ट किया था। 29 साल के बाद पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा जो इवेंट है वो होस्ट करने जा रहा है। और रिकॉर्ड को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। और इसकी एक और अगर मैं बात करूँ, ट्राई नेशन अभी रिसेंटली हुई, हमने देखा कि पाकिस्तान 2 मैचेस खेला है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीता। सो होपफुली ज़ाहिर है इंसान सीखता है, कोई टीम हारती है तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए, और करते भी हैं कि कम बैक करें, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें और जीत के लिए जाएँ। पुरज़म है आज का जो मैच है वो उसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर जो है वो दिखा दूँ। कराची का नॉर्मली बैटिंग पैराडाइज विकेट होगा, वहाँ पे बैटिंग जो बैटर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होती है, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक बड़ा स्कोर होगा यहाँ पे। अब डिपेंड किया जाएगा, टॉस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाएगा, क्योंकि जब सेकेंड टाइम जिस टीम की बॉलिंग होगी तो उसमें जो कराची में सबसे बड़ी हेल्प मिलती है वो आपको रिवर्स की हेल्प मिलती है। ठीक है, बट होना ये चाहिए, हमारे पास अब वो बॉलर तो नहीं है लाइक जिस तरह वसीम, वकार या शुएब अख्तर इस तरह के बॉलर होते थे, लेकिन हमारे ये बॉलर भी बहुत अच्छे हैं।
इनको सिर्फ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आज स्पेशली कराची अगर पाकिस्तान सेकंड टाइम बॉलिंग करता है तो हारिस रऊफ, एक अच्छी खबर ये है कि वो मुकम्मल फिट हैं और आज वो टीम का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह अफरीदी हमारे बहुत अच्छे रिदम में आ चुके हैं, बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह थोड़ी स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आए हैं, लेकिन होपफुली के नसीम शाह अगर आज प्लेइंग 11 में होते हैं तो पेस तो उनकी काफ़ी है, तेज़ बॉलिंग भी करते हैं, तो उनको रिवर्स सिर्फ कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा विद इन स्टंप्स बॉलिंग करने का। सो पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एज तो होम कंडीशंस का है, होम एडवांटेज का है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा, भी आपने हारिस रऊफ की बात की, दो कि वो फिट हैं, बट जाहिर है मैच पे जाने से पहले जो भी सूरत हाल होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा। बट स्टिल डू यू थिंक कि हमारे यहाँ हमेशा जितने दिनों से हम डिस्कशन कर भी रहे हैं, स्पिनर्स को लेकर बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं, और आपका भी ये कंसर्न है? यस, बिल्कुल मेरा है। एक्चुअली हम एक्चुअली जिस परसेप्शन से मैं सोच रहा हूँ या बाकी क्रिकेटर सोच रहे हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्लान हेड कोच ने करना है और कप्तान ने करना है। अब जो बेस्ट अवेलेबल साइड थी, मेरा ख्याल है कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर 2 रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की सरजमीन पर ये मैचेस नहीं खेल रहे जहाँ आप फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। बट ये एक्चुअली एशियन कंडीशंस हैं। ज़ाहिर है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जा रहा है खेलने के लिए। बाकी बांग्लादेश की बात कर लें, इवन के आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है तो सेंट टेनर, 2 रेगुलर स्पिनर जो हैं वो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा है। नॉर्मली हम लोगों की ये थिंकिंग है क्रिकेटर्स के बारे में, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ये माइंड में रखी जाती है कि न्यूजीलैंड जो स्पेशली गोरे हैं ये स्पिन को हल्के होते हैं, इतना अच्छा नहीं खेलते। सो मेरा ख्याल है कि आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। आपके पास 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हों, 3 रेगुलर आपके पास फास्ट बॉलर हों, 2 स्पिनर हों, एक आपका बीच में विकेट कीपर आ गया, तो इस तरह का अगर स्क्वाड होगा तो पाकिस्तान की कंडीशंस में इस तरह की पिचेस पे काफ़ी जो है ना आपको एडवांटेज मिलता है। और हम थोड़े से एक्चुअली अब तो खैर साइम अयूब टीम का हिस्सा नहीं है, हम थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि बहुत करीब आ कि वो साइम अयूब अनफिट हुआ, तो उसका लॉस तो हमें है। लेकिन उसके लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिसको मैं हाईलाइट भी करना, पहले भी किया, भी करना चाह रहा हूँ, वो हमारे जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, एक फ़ख्र हैं और उनके साथ बाबर आजम को ओपन करवाई गई। अब देखिए बाबर आजम को अगर आपने ओपन करवाई हो तो बेसिकली नंबर 3 पे वो खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नंबर 3 पे अर्ली ऑन हमने देखा है ट्राई नेशन सीरीज़ में कि बाबर आजम अर्ली ऑन जल्दी आउट हो जाते थे, जिसका प्रेशर जो था बाकी टीम पे आता था। बिल्कुल सही। अब आप अगर एक रेगुलर ओपनर के साथ जाएंगे तो आपकी एक तो वो पोजीशन जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी कि बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं, बॉल को थोड़ा पुराना कर लेते हैं, तो फिर बाबर आजम के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रन्स करें। लेकिन नया बॉल ज़ाहिर है 5 या 6 ओवर जो होता है वो बॉल के अंदर काफ़ी वेरिएशन होती है, तो होने में लग अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे। अच्छा, एक और पॉइंट जैसे आपने खुद भी कहा कि हम साइम अयूब की इंजरी ने हमें खासा डिस्टर्ब किया और वो बहुत एंड मोमेंट के ऊपर वो डिस्टर्बेंस हमें नज़र आई कि हमने अपनी बैटर्स की जो लाइनअप है उसमें भी स्ट्रगल किया। ऐसा ही बॉलिंग लाइनअप पे भी हम देखें कि शाहीन शाह अफरीदी दो कि ही इज़ अ ग्रेट बॉलर बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, वो उस तरह की पेस या उस तरह की फॉर्म में नहीं है। और हारिस रऊफ इंजर्ड है, नसीम शाह के हवाले से आपने खुद भी कहा। तो हमारी दोनों साइड जिसमें अब हम फ़हीम अशरफ को ट्राई कर रहे हैं और फिर खुशदिल शाह हमारे पास आए हैं, डोंट यू थिंक कि ये जो हमारे पास बैकअप प्लान होता है उसमें भी हम बहुत सारे चैलेंजेस से बचा रहते हैं? देखिए यही तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया रहा है कि हमने एक्चुअली हम लोगों का जो फोकस रहा है ना पिछले काफ़ी अरसे से 10-12 साल से अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को हम उठा के देखें तो हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने जो एक अल्टरनेट प्लेयर है वो हमने तैयार नहीं किए हुए। इस तरह जो प्लेयर हम रिलाई कर रहे हैं, जो करंट प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो जो करंट प्लेयर खेल रहे होते हैं उनके ऊपर हम मतलब 90% हमारा रिलाई उन प्लेयर्स के ऊपर होता है। 10% ऐसा होता है कि हमें कोई अल्टरनेट मिलता है लेकिन उस कैलिबर का अल्टरनेट नहीं मिलता, तो हम स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे। अब जिस तरह आपने बात की कि हारिस रऊफ की, या उसके हारिस रऊफ मैंने पहले कहा कि वो फिट है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने हमने देखा कि जब वो पहला मैच खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। 6 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 23 रन दिए थे और एक खिलाड़ी को गालबन उन्होंने आउट किया था। लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का वो बेसिकली जो बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, नए बॉल से वो बहुत अच्छा बॉल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी स्लॉगिंग शुरू होती है, बैट्समैन हार्ड हिटिंग करना शुरू करते हैं, तो
शाहीन अफरीदी का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमने देखा है कि शाहीन अफरीदी को अगर पहले एक ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज लग जाती हैं तो उसके बाद उनका फोकस करना, कंसंट्रेट करना लाइन लेंथ पे, वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। उस लाइन लेंथ पे वो बॉलिंग नहीं कर पाते। जिसका जो एडवांटेज है, जिसका एज है, वो बैटर लेते हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान ज़ाहिर है बैटिंग पैराडाइज है, यहाँ पे तो फास्ट बॉलर के लिए वैसे ही बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है मॉडर्न डे क्रिकेट है, नए बॉल से बाउंसर कर नहीं सकते, किसी भी बैटर को आप जो है डिस्टर्ब आप नॉर्मली या स्विंग से करते हैं या बाउंसर मारते हैं। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत कम है हमारे पास। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैच में फोकस क्या करना है कि हमने विद इन स्टम्प्स बॉलिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू फील्डिंग हमने बॉलिंग करनी है। अगर हम इन चीज़ों पे काम कर लेंगे ना तो उसका मतलब है कि हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे, विद इन स्टम्प्स हम बॉलिंग करेंगे और उसका जो फ़ायदा है वो हम उठा सकते हैं। स्पेशली फास्ट बॉलर जो बज़ाहिर हमारी स्ट्रेंथ है, जो काउंट की जाती है कि हमेशा से पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है वो फास्ट बॉलिंग रही है, लेकिन एक्चुअली अब हमारे जो फास्ट बॉलर अगर स्ट्रगल करेंगे इस इवेंट में तो फिर हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मजीद भी डिस्कशन करेंगे। हमें यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तानी टीम के हवाले से तो हमने बात की। शाहनवाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की टीम पे भी थोड़ा एनालिसिस हमें दें। जाहिर है अभी उनका मोमेंटम बिल्ड हुआ है, ट्राई नेशन सीरीज़ में 2 बैक टू बैक वो मैचेस जीते हैं, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी फाइनल में हराया है। सो उनकी टीम का मोमेंटम उनको कितना हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, और सेकेंडली जो उनकी ओवरऑल टीम प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। और मेरे इसमें देखिए सबसे पहले जो एडवांटेज है वो न्यूजीलैंड को ये हुआ है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हुई है और उन्होंने दुनिया की 2 बड़ी टीमों को हराया यहाँ पे। अब देखें साउथ अफ्रीका को हराया उन्होंने, पाकिस्तान को 2 बार इस ट्राई नेशन सीरीज़ में हराया। अब देखें केन विलियमसन जो काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, न्यूजीलैंड के लिए ये एक बड़ा गुड साइन है कि वो फॉर्म में आ गए। उन्होंने बड़ी बेहतरीन जो है ना वो रन्स किए वहाँ पे। उसके बाद उनकी अगर बॉलिंग लाइन को देखें, फिर जो स्पेशली सेंटनर जिस अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। और जाहिर है पाकिस्तान की पिचेस पे सेंटनर जैसा स्पिन बॉलर जो कि आप अगर कोई किसी सीमर विकेट पे भी खेल रहा होगा ना तो वहाँ पे भी वो ब्रेक कर देगा। तो न्यूजीलैंड की फिर मिडल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो फिलिप्स को देखें, फिलिप्स जिस अंदाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो वो बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। सो उनका जो एक्चुअली कम्बिनेशन है, जो टीम बैलेंस है, अनफॉर्चुनेटली ये ट्राई नेशन में हुआ था कि रविंद्रा जो था वो अनफिट हुआ था। अब गुड साइन ये है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी आज का मैच रविंद्रा चंदन जो है वो आज का मैच खेलेंगे एज ए ओपनर बैटर है और वो बड़े ही सॉलिड बैटर है। हमने देखा है कि हर मैच में वो जिस तरह ऊपर आते हैं और जो पावर प्ले की आवर है वो मतलब जिस तरह हार्ड हिटिंग करते हैं और ऊपर से ही अपनी टीम को इतना वो अच्छा एक स्टार्ट दे देते हैं, जिसके बाद फिर जो मिडल ऑर्डर में आने वाले बैटर हैं, चाहे वो केन विलियमसन हो, फिलिप्स हों या बाकी जितने भी हो, डैरल मिचेल हों, तो एक बड़ी बेहतरीन और तगड़ी साइड है। तो इस चीज़ का एडवांटेज उनको फिर बहुत ज़्यादा होता है। जो मिडल ऑर्डर बैटर है, अगर वो उन्होंने कोई चेज़ भी करना होगा तो एक प्लानिंग के साथ उनको पता है कि कहाँ पे हमें कितने रन्स रिक्वायर हैं पर ओवर, तो उसकी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए, उस एवरेज को अपने माइंड में रखते हुए हमेशा जो न्यूजीलैंडर हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो बड़े कैलकुलेटिव अंदाज से उस चीज़ को जो है ना टारगेट को अचीव करते हैं। और हमने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड यहाँ पे ट्राई नेशन का पहला मैच खेल रहा था तो उस मैच में हमने देखा कि ऐसे एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये 260 270 तक जो है न्यूजीलैंड स्कोर करने में कामयाब होगा, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जिस तरह फिलिप्स ने आके मतलब एक टाइम के ऊपर विद इन 4-5 आवर्स उन्होंने 50-60 रन करके वो पूरा मैच का जो नक्शा है वही चेंज कर दिया था। सो न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है और ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एशियन पिचेस के ऊपर भी हमने देखा है, नॉर्मली बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, एशियन पिचेस पे वो हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड एक वहाँ टीम है, अगर आप एशिया के पूरे खत्ते में अगर आप देख लें, वो इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, यूएई देख लें या बांग्लादेश में देख लें, जब इन पिचेस के ऊपर वो खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस सबसे डिफरेंट होती है। उसकी वजह कि वो एक्चुअली उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जितने बेहतरीन अंदाज से वो प्रिपरेशन करके आते हैं। अब कोई भी जिस तरह आईसीसी का ये इवेंट है उसके लिए वो 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने एक टीम बनाई, एक प्लान किया और फिर ये नहीं है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे तो अगर एक लड़का बाबर आजम ने अगर परफॉर्म नहीं किया
हारिस रऊफ ने परफॉर्म नहीं किया, रजवान ने परफॉर्म नहीं किया, तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है वो इतना पॉजिटिव उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और लग ही नहीं रहा होता। मैंने स्पेशली आप केन विलियमसन को देखें, जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, पूरा एक एवरेज को ज़हन में रख के, और फिर जिस तरह वो मीडिया को फेस करते हैं, कभी हमने कोई नेगेटिव चीज़ देखी नहीं है न्यूजीलैंड के बारे में। सो विच इज़ अ गुड साइन। और मैं समझता हूँ कि बाकी जितनी हमारी एशिया की टीमें हमने देखा है कि चाहे वो पाकिस्तान खेल रही हो, चाहे इंडिया खेल रहा हो, चाहे बांग्लादेश खेल रहा हो, तो अगर क्रिटिसिज्म को कम किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, जिस तरह मैंने न्यूजीलैंड की आपको एग्जांपल दी, तो मेरा ख्याल है कि वो प्लेयर्स को थोड़ा वहाँ पे बूस्ट मिलता है, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनको वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारी जो नेशन है हमारे पीछे, हमने अच्छा परफॉर्म करना है। सो उस प्रेशर को वो ईजिली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज कर देते हैं कि वो प्रेशर में आ जाते हैं। आपकी बात से मैं पार्शली इस बात पे भी एग्री कर रही हूँ कि हाँ, हम क्रिटिसाइज बहुत करें, बट डोंट यू थिंक कि हमारे सिर्फ ओवरऑल टीम का मसला नहीं है, हमारे प्लेयर्स का मसला नहीं है। देयर इज़ लाइक अ बैक स्टोरी जिसमें हमारी मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व। दीगर बोर्ड्स हम जिनकी आप रेफरेंस भी दे रहे हैं, वहाँ पे हमने इतनी कंट्रोवर्सीज देखी भी नहीं है। हम यहाँ पे इन कंट्रोवर्सीज को भी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं, कर बिल्कुल रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट का ऑब्वियसली जब टीम जीत रही होती है ना, तो आपको चाहे जितनी भी बुरी मैनेजमेंट होगी आपको अच्छी लगेगी, डल जाते हैं ना, ठीक है ना। बट आप जब एक बार मैच जीते हैं तो आपकी जो है ना सारी जो गलतियाँ, कोताहियाँ हैं, जो आपके, चाहे उसमें मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर आपने कोई बड़ी मिस्टेक्स की हैं, उन सब के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। और जब आप एक्चुअली मैच हारते हैं, जब बड़े इवेंट या चाहे नेशन सीरीज़ हो, चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, जब आप मैचेस हारते हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट भी बुरी लगेगी, उस वक्त बुरी लगेगी आपको। प्लेयर चाहे जितना भी उसने परफॉर्म किया हो माजी में, जहाँ भी किसी भी वेन्यू पे, तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक गुस्सा हम लोगों के अंदर होता है, एक हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम किसी की कोई एक्सक्यूज़ जो है ना उस वक्त नहीं मानते। तो ये बेहतर होता है। और हम हमारे जो प्लेयर्स हैं उस चीज़ को फिर डिनाई करते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि हम सीखेंगे। तो ये जो हम सीखेंगे ना, ये तो ज़ाहिर है हमारी इतनी उम्र गुजर गई इनको देखते हुए, खेलते हुए, तो अभी तक तो नहीं सीखे। तो वहाँ पे ये एक नेचुरली है कि आपको गुस्सा आएगा, आप रिएक्ट करेंगे। और फिर सोशल मीडिया का दौर है और हम लोग वैसे भी ज़रा जज्बाती हैं, हम लोगों से हार वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती। तो नॉर्मली बेसिकली इस चीज़ का फ़र्क हम लोगों के अंदर है कि हमें थोड़ा सब्र तहम्मुल, वो अब शायद हालात को देखते हुए मुल्क के, तो नहीं है वैसे हमें वो एक एंटरटेनमेंट वाहिद क्रिकेट वाली मिलती है और उसी में हम ओवर सेंसिटिव हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं कि यार हमने जीतना है, हार हमने माननी नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर फिर हम लोग, हमारे जिस तरह खान साहब कहते हैं कि वो हार का जो है ना वो तस्वुर ही नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, अपनी टीम को बैक करना पड़ेगा। चैम्पियन ट्रॉफी का बड़ा मैच है और मैं तो आज स्पेशली ये दुआ कहूँ कि जो एक रीत चल रही है कि चैम्पियन ट्रॉफी में कभी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीता नहीं है, आज वो चेंज हो, ख़त्म हो और हम जीते। इनफैक्ट ज़रूरी भी है हमारे लिए जीतना, दो कि ये मैच वो है जिससे आपका एक टूर्नामेंट का मोमेंटम बिल्ड होता है और आगे आप एक मैच जीते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके पास ऑप्शन नहीं है। 3 मैचेस हैं आपके टोटल, ठीक है, 3 मैचेस में आपने 2 मैचेस जीतने। अब 2 मैचेस में अगर आप पहला मैच हार जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके पास बहुत कम मार्जिन रह जाएगा, डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो पाकिस्तान ने अगर टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को आज के मैच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान अगर डे 1 से आज के मैच से इस चीज़ को माइंड बना ले कि भाई आज का मैच ही हमारा डू और डाई वाला है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो लड़के जिस तरह फाइट करते हैं, आकिब जावेद बड़े कॉन्फिडेंट हैं, रिजवान बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सलमान अली आगा फॉर्म में है। लेकिन एक खबर हमें मेरे तक ये भी पहुंची है कि शायद आज के मैच में उस्मान खान को एज ए ओपनर ट्राई किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अगर उस्मान खान को एज ए ओपनर ट्राई करते हैं तो वो अच्छा करें, बेस्ट करें, क्योंकि उस्मान खान ने जितने भी रन्स किए हैं वो PSL में किए हैं, होम कंडीशंस में किए हैं। सो ये भी आज एक्सपेक्टेड है। अच्छा, होम कंडीशंस की बात से मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहिए। जब भी पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेलता है, हमें होम ग्राउंड का एज मार्जिन होता है, पिचेस हमारे मुताबिक होती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अब चूंकि ये ICC का इवेंट है, पिचेस और कंडीशंस या जो भी हम
फेवरेबल करने के लिए आईसीसी इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, तो क्या ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकती है? नहीं, देखिए इसमें आप बायलैटरल सीरीज जब आपकी हो रही होती है तो होम एडवांटेज आपको होता है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेते हैं वहाँ पे। अब आप अपनी स्ट्रेंथ जी आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, आपकी स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअली, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है। खैर पाकिस्तान में तो तेज़ विकटें नहीं बन सकती, वो तो बात मैं नहीं मानता इस चीज़ को, आप ब्रेक विकटें बना सकते हैं। लेकिन जो आईसीसी का एक्चुअली इवेंट है उसको टोटली मॉनिटर कर रहा होता है आईसीसी, और क्यूरेटर वगैरह जो इंस्ट्रक्शंस आईसीसी को आती हैं, जो क्यूरेटर आईसीसी उसको भेजता है उस मुल्क में जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, तो फिर उनके मुताबिक होता है। और नॉर्मली वाइट बॉल की क्रिकेट में और मिला आपको पता है कि इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। अब 50 ओवर की क्रिकेट, अब लोग इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। आप 50 ओवर की क्रिकेट में आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम नाम कहते हैं कि 300 प्लस अगर आप करेंगे, लाइक 340 350 करेंगे तो एक अच्छा टोटल आप करेंगे। और आपने देखा हमने पाकिस्तान ने जब अपना आखिरी मैच खेला 353, उसमें पाकिस्तान ने चेस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एडवांटेज सिर्फ इसी चीज़ का है कि पाकिस्तान में खेल रहा है, होम कंडीशंस में खेल रहा है, बाकी बैटिंग ट्रैक होंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा ख्याल। इंशाल्लाह नहीं होगा, और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, दुआओं से भी काम चलाना है, क्योंकि दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी पाकिस्तान खेलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज खान हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, और कल भी हमारा ये स्पेशल और स्पेसिफिक टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।